मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ कार्यक्रम में। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें नीतियां कागजों से निकलकर हमारे किसानों, मछली पालकों, पशुपालकों के जीवन से जुड़ती हैं ताकि वो विकास के मार्ग पर और तेजी से बढ़ सके। मेरा नाम अंजू सिंह है और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मत्स्य पालन के बारे में। मत्स्य पालन का क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें तेजी आ रही है वैसे वैसे कई तरह की चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं में से एक चुनौती है जो हमारे जलीय जीव हैं उनका बीमार होना। और आपको बता दें कि इसके चलते कुल उत्पादन का 14% बर्बाद हो जाता है, जो कि एक बड़ा आर्थिक नुकसान है। इसलिए हमारी सरकार इस विषय में पूरा एक कार्यक्रम चला रही है ताकि हमारे मछुआरों को लाभ हो सके। इन जल जीव जो हैं उनकी बीमारियों के बारे में पहले से पता चल सके और हम ऐसा प्रबंधन कर सके ताकि इस नुकसान को घटाया जा सके। तो आज के कार्यक्रम में इसी विषय के बारे में हम बात करेंगे। जलीय पशु रोग के लिए निगरानी कार्यक्रम क्या है, इसके मुख्य घटक क्या है, कैसे हमारे मछुआरों के जीवन में इससे बदलाव आएगा और विश्व स्तर पर हम और मजबूती से मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदर्शन कर पाएंगे। इस पर और विस्तार से चर्चा के लिए, इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। डॉक्टर नीलेश पवार जी हैं, उप निदेशक मत्स्य विभाग, भारत सरकार में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हम समझेंगे, यानी जलीय पशु रोग के लिए निगरानी कार्यक्रम क्या है और कितना इसमें लाभ हमें देखने को मिल रहा है, क्या रोड मैप है, कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। भारत का मत्स्य क्षेत्र तेजी से तरक्की कर रहा है। पिछले 2 दशक तो इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। इस दौरान देश का मत्स्य उत्पादन 64 लाख टन से बढ़कर 197 लाख टन के पार चला गया। लेकिन मछलियों को लगने वाली बीमारियां इस तरक्की में ग्रहण लगा रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बीमारियों की वजह से मत्स्य क्षेत्र को हर साल 21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की चपत लग रही है, जो कुल उत्पादन के मूल्य का लगभग 14% है। इस नुकसान को कम करने के लिए बीमारियों पर काबू पाना, उनके फैलाव को रोकना और शुरुआत में ही रोग की पहचान जरूरी है। इन कामों के लिए सरकार 2013 से ही कोशिश कर रही है। उस समय जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम लागू किया गया था। किसान आधारित इस निगरानी तंत्र का पहला चरण जून 2022 तक चला। ये चरण बहुत कारगर साबित हुआ और बीमारियों की वजह से होने वाले नुकसान में कमी दर्ज की गई। इससे किसानों की आय बढ़ी और निर्यात में भी इजाफा हुआ। कामयाबी मिली तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत दूसरा चरण लागू करने का फैसला लिया गया। पूरे भारत में लागू दूसरा चरण अभी भी चल रहा है। जलीय पशु रोग के लिए निगरानी कार्यक्रम को लागू करने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन मत्स्य अनुसंधान संस्थान, राज्य सरकारों, मत्स्य पालन महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की मदद ली जा रही है। इस तरह की निगरानी मछलियों में लगने वाली बीमारियों का तुरंत पता लगाने में कारगर साबित हुई है, जिससे बीमारियों पर समय रहते नियंत्रण आसान हो गया है। रोग की जानकारी देने के लिए रिपोर्ट फिश डिजीज नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप का इस्तेमाल मछली किसान, फील्ड अधिकारी और विशेषज्ञ कर रहे हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कुल उत्पादन में कितना हमारा वेस्टेज होता है और ये बर्बादी इन बीमारियों के चलते होती है। और हम सभी जानते हैं कि जो जलीय जीव हैं उनमें बीमारी अगर एक बार फैल गई तो उसका नियंत्रण बहुत मुश्किल होता है और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हमारे मछुआरों को झेलना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके लिए पूरा निगरानी तंत्र काम कर रहा है। इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम पूरे मत्स्य पालन क्षेत्र को देखें, जल कृषि को देखें,
तो क्या स्थिति है, क्योंकि पहले ये इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था, लेकिन अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है और इसके लिए अलग से नीतियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन ये चुनौती कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बीमारी जो मछली की बीमारी है वो बहुत बड़े पैमाने पे आज एक्सपोर्ट हो रहा है, बाकी कंट्री से भी हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है और हमारा उत्पादन बढ़ गया है। अभी 197 लाख टन तक हमारा उत्पादन मछली का उत्पादन बढ़ गया है और एक्सपोर्ट भी हमारी तेज़ी से बढ़ रहा है, इंटेंसिफिकेशन हो रहा है और नई नई इमर्जिंग बीमारियां है और ट्रांसबाउंडरी एक्वेटिक एनिमल की जो बीमारियां है वो हमारे देश में ये हो रही है, आ रही है। तो हमको एक उसको रोकथाम करने के लिए एक सिस्टम बनाना था। तो हम लोगों ने 2013 से ये जो योजना है नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वेटिक एनिमल डिजीज़ को इम्प्लीमेंट किया और उससे हमको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि 2013 से इसकी शुरुआत की गई है और देखिए अब 10 साल से ऊपर का समय हो गया है और क्योंकि इसमें परिणाम अच्छे हैं, क्योंकि बीमारी एक बड़ी समस्या है जो हमारे वो किसान जो जलीय कृषि से जुड़े हुए हैं वो समझते हैं, इसलिए इसको और व्यापक और इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे लिए वक्त हो गया है सरकार आपके साथ में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कार्यक्रम के मुख्य फीचर्स क्या क्या हैं, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहे सरकार आपके साथ। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कार्यक्रम के बारे में जो कि हमारे जलीय कृषि से जुड़े हुए किसानों के लिए, मछुआरों के लिए एक वरदान है। यानी जो हमारे जल जीव हैं उनमें बीमारियों को कैसे नियंत्रित किया जाए और इस नुकसान को कैसे कम किया जाए, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये पूरा कार्यक्रम है, जो निगरानी तंत्र की हम बात कर रहे हैं, इसके मुख्य फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे ये किया जा रहा है? बेसिकली देखा जाएगा तो ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये पूरा पैन इंडिया इनिशिएटिव है जी। उसके माध्यम से अर्ली डिटेक्शन मेन एम है इसका। अर्ली डिटेक्शन जो बीमारियां है उसका थ्रू पैसिव सर्विलेंस और एक्टिव सर्विलेंस दोनों फीचर्स है इसमें। उसके माध्यम से बीमारियों का जल्दी से पता लगता है और लेबोरेटरी स्ट्रेंथनिंग करना, लेबोरेटरी नेटवर्क बढ़ाना, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज है या रेफरल लेबोरेटरीज, उसके ऊपर भी इस प्रोग्राम के माध्यम से भर दिया जा रहा है। उसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग हो रही है इंटरनेशनल कंप्लायंसेस के लिए या नेशनल कंप्लायंसेस के लिए, बीमारियों की रिपोर्टिंग भी हो रही है इसमें। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से डिजिटल रिपोर्टिंग भी बीमारियों की हो रही है, जियोटैग। तो वो ये सारे फीचर्स है। इसके अलावा साइंटिफिक एडवाइस देना फार्मर्स को और अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब इस कार्यक्रम के योजना के ये फीचर्स हैं हमारे। फीचर्स बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि देखिए हम बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं और जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो वहाँ पर आपको जो मानक हैं उनको ध्यान में रखना है, जो क्वालिटी गुणवत्ता है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए और कई बार उसमें हम चुनौतियाँ भी देखते हैं। सर, अब ये जो पूरा निगरानी तंत्र है, जो इसके फीचर्स के बारे में आपने बताया, ये किस तरह से काम करता है ताकि एक तो इस क्षेत्र में टाइम इज द की, देरी नहीं हो सकती है, अगर देरी की तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, तो ये कैसे पूरा सिस्टम काम करता है? बेसिकली ये फार्म लेवल पे जैसे ही कोई फार्मर के तालाबों में या उसके फार्म में जब बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो वो नज़दीक के फिशरीज का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके वो या ऐप के माध्यम से वो रिपोर्ट करता है, या फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे कोलैबोरेटिंग सेंटर्स रहते हैं जो ये सर्विलेंस प्रोग्राम के अंदर में हैं। तो वो कोलैबोरेटिंग सेंटर में जाके इसका सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्टिंग किया जाता है। अगर इसमें कोई डाउट हो जाता है तो उसको 2 कोलैबोरेटिंग सेंटर्स मिलके इसको रेफरल मीन्स इसको निश्चित किया जाता है बीमारी कौन सी है, फिर उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग की जाती है इसकी। और इसके बाद जो हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स लखनऊ में, उसके तरफ माध्यम से एक
एक रिपोर्ट आ जाती है, उसमें अगर ये वर्ल्ड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का अगर है इसमें बीमारी में जो 34 बीमारियां है जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ उसको मॉनिटर करता है, तो अगर ऐसी बीमारियां है तो हम उसको ओहा को रिपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल कंप्लायंस अगर उसमें हमको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो उसके बाद उसको हम लोग उसको बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए या साइंटिफिक एडवाइजरी फार्मर्स को दिए जाती है। जी जी सर, यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट क्या है? मतलब एक मछुआरे को अगर कोई समस्या आ रही है या फिर पूरा क्लस्टर है, या किस तरीके से ये यूनिट डिसाइड होती है? यूनिट देखिए ऐसा कुछ इसका मापदंड है नहीं। इसके कोई भी छोटा मोटा तालाब होने से अगर मतलब एक मछुआरा उसके तालाब में कोई बीमारी है तो वो इन्फॉर्म कर सकता है। और ये जो रिपोर्ट फीस डिजीज ऐप जो निःशुल्क है एप्लीकेशन, उसके माध्यम से कोई भी मछुआरा अपना रियल टाइम डेटा जो है, जो बीमारी के चित्र है, मछली की बीमारी है या उसका वाटर क्वालिटी है, क्या पैरामीटर्स है, या सभी इंफॉर्मेशन वो उसमें फीड कर सकता है। और उसके माध्यम से जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे उसको रिव्यू करेंगे या रिव्यू करके उसको एडवाइस देते हैं, साइंटिफिक एडवाइस कि ये बीमारी की रोकथाम रोके या मीन्स ज़्यादा करके स्प्रेड ना हो करके कंट्रोल और मैनेजमेंट के मद्देनजर रखते हुए। जी जी सर, अब साफ है कि इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि जो ये बीमारियां, ये पहली बात तो ये कि आए ना, और अगर आती हैं तो वो फैले ना, सही समय पर उनकी रिपोर्टिंग हो। ऐसे में किसानों का, मछुआरों का भी जागरूक होना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वो रिपोर्ट नहीं करेंगे आप तक वो डेटा नहीं आएगा, और फिर आप जो कदम उठाने हैं, जो भी पूरा आपका तंत्र जिस तरीके से काम करता है, वो वहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी। मछुआरों को, किसानों को, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? मछुआरों को यहाँ पे जो नेशनल सर्विलेंस जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत अभी दूसरे चरण में 59 कोलैबोरेटिंग सेंटर्स हैं, और जो नेशनल हमारा एक इंस्टीट्यूट है ICR का, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ में, उसके माध्यम से सभी फार्मर्स को या स्टेट गवर्नमेंट मशीनरीज को इसमें अवेयरनेस क्रिएशन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक 45,000 फार्मर्स से भी ज़्यादा अधिक फार्मर्स को हमने ट्रेनिंग दी है, और 4,000 से अधिक जो ऑफिसर्स है, स्टेट लेवल मशीनरीज है, उनको भी ट्रेनिंग इस माध्यम से दी गई है। 23,000 के ऊपर फार्म्स जो है उस एक्टिव सर्विलेंस प्रोग्राम में उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और 5,000 के ऊपर ऐसे पैसिव सर्विलेंस जो केसेस है उसने भी डायग्नोसिस करके इन्वेस्टिगेट किया है, और उनको जो फार्मर्स है उनको तुरंत इसके बारे में जानकारी और मैनेजमेंट के लिए, रोग निगरानी के लिए इंफॉर्मेशन प्रदान की गई है। यानी किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। अब सर, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि काफ़ी समय हो गया है और ये हमारा दूसरा दशक है, कितनी कामयाबी हासिल की गई इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के? देखिए, पहला चरण तो 31 कोलैबोरेटिंग सेंटर्स थे इसके अंदर में, 2021 तक चला। 2022 से बाद में ये PMSY के अंतर्गत सेकेंड फेज चालू हुआ। तो पहला फेज में हम लोगों ने जो 14 ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे देश में पहली बार डिटेक्ट हो गई, और उसके वजह से हमारी जो एंगेजमेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हमको एक 6 मंथली रिपोर्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हेल्थ को देना पड़ता है। क्वार्टरली एक्वेटिक डिजीज रिपोर्ट्स है जो ओहा और नाका का एक थाईलैंड में ऑफिस है, उनके वहाँ पे भी हमको देना पड़ता है। तो इंटरनेशनल कंप्लायंसेस बढ़ गई है, और उसके वजह से क्या हुआ, हम जो ट्रेड के जो इश्यूज थे बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, थाईलैंड है, साउथ कोरिया, उनके साथ हमने ये प्रोग्राम के माध्यम से रिजॉल्व किए ये सब इश्यूज। तो ये जो फर्स्ट फेज का जो हमारा अचीवमेंट था वो एक सॉलिड बेस बन गया सेकेंड फेज के लिए हमारे लिए। जी जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इस निगरानी कार्यक्रम में जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वो तकनीक किस तरह की है, और क्या बीते इन वर्षों में हमने देखा कि अब AI है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बहुत तरह तकनीकी बदलाव आए हैं, उसमें काफ़ी विकास हुआ है। तो क्या इस कार्यक्रम में भी तकनीक में कुछ नया हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है? जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान।
मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ हो, और आज हम मत्स्य पालन क्षेत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जलीय पशु रोग के लिए निगरानी कार्यक्रम। और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं, किसानों को जागरूक कैसे किया जा रहा है और कितनी हमने इस क्षेत्र में प्रगति हासिल की है। लेकिन प्रगति के साथ, विकास के साथ तकनीक भी बहुत तेजी से बदलती है, तो अब उसी पर बात करते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारे निगरानी तंत्र थे, जो तकनीक का इस्तेमाल होता था, अब उसमें भी क्या कुछ हमने अपडेट किया है इस क्षेत्र में? क्या तकनीक में भी कुछ बदलाव हुए और उससे कितनी तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीते 10 सालों से? देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड होती गई, वैसे ही नासपाड को भी हमने अपग्रेड किया। फेज़ 1 से लेके फेज़ 2 में बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई है। पहले डिजिटाइजेशन नहीं था, इसमें हमने एक डिजिटल रिपोर्टिंग, जियो टैगिंग, फ़ोटो के साथ मछुआरा अपने बीमारी और अपना फार्म का लोकेशंस भेज सकता है। इसमें उसके बाद जियो टैगिंग या GIS के माध्यम से हम लोग हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर पाए, बीमारियों के हॉटस्पॉट कहाँ है। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए, RT-PCR हो, आपका सीक्वेंसिंग हो या मॉलिक्यूलर टूल्स है, तो ये अभी हमारे जो ISO सर्टिफाइड लेबोरेटरीज है, जैसे हमारे एक ब्रैकिश वाटर के लिए चेन्नई में है, CIF मुंबई है या NBFJR लखनऊ में है, वहाँ पे ये एडवांस टेक्नोलॉजीज डिटेक्शन के लिए और रैपिड डिटेक्शन अभी हो रहा है। तो बीमारी होने से पहले ही पता चल रही है। अच्छा सर, जैसा कि आप बता रहे हैं, बीमारी मतलब एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम ले पा रहे हैं। अब सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे हम कितना सटीक बीमारी को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक, आप बीमारी को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं, फैलने से रोकना चाहते हैं, तो उसकी पहचान कितनी सटीकता के साथ होती है, वो भी उतना इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम इसमें कितने कामयाब हो पाए हैं? देखिए, तो इवॉल्विंग प्रोसेस है और बीमारियां जो है वो हम प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और जैसे इकोसिस्टम चेंज होता है, वाटर क्वालिटी इंटेंसिफिकेशन, बीमारियां आती रहती है। पर हमारा प्रयास, सरकार का प्रयास यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लैबोरेटरी नेटवर्क बढ़ाया जाए और फार्मर्स को अवेयर किया जाए। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ अ की प्रिवेंटिव मेजर। जैसे ही अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, पहले तो मैंने जैसे बताया आपको कि 14 बीमारियां हमको पता नहीं थी, तो इस माध्यम से, सर्विलेंस के प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे फार्मर्स है, हमारे रिपोर्टिंग इतनी बढ़ गई है, बहुत सारी रिपोर्टिंग हमारी बढ़ गई है। चाहे वो नेगेटिव रिपोर्टिंग हो या डिजीज बीमारी नहीं हो, वो हमारे लिए एक अच्छा सा साबित होता है कि हम बाकी कंट्रीज को बता सकते हैं कि ये बीमारी हमारे कंट्री में नहीं है, वी आर फ्री ऑफ दैट डिजीज। तो फ्रीडम भी हम बता सकते हैं। बिल्कुल। और सर, अब इस पूरी व्यवस्था में हमारे किसानों की, हमारे मछुआरों की आय में कितना फर्क आएगा? क्योंकि वेस्टेज कम होगी, बीमारियां कम होंगी और वो थोड़ा ज़्यादा सजग रहेंगे, तो इससे आय में हम किस तरह की इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अभी आप फॉर इंस्टेंस आप श्रिम्प फार्मिंग का लीजिए। श्रिम्प फार्मिंग जो है हमारे कंट्री से, हम हर साल, अभी इस साल रिसेंट का आंकड़े बताते हैं कि 43,000 करोड़ की झींगा का हमने निर्यात की है। तो एक झींगा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, श्रिम्प फार्मिंग। बीमारी का भी बहुत डर रहता है। उसमें वायरल डिजीजेस बहुत सारे, 12 से 15 वायरल और बैक्टीरियल डिजीज, ऐसे बहुत सारी बीमारी है जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है उसमें। तो वो बीमारी को प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करना और बीमारी फैलने से पहले ही फार्मर्स को उसका अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि वायरल बीमारी में क्या होता है, वो तुरंत स्प्रेड हो जाती है एक फार्म से दूसरे फार्म तक या एक तालाब से दूसरा तालाब तक। तो अगर हम एडवांस में अगर उसको अलर्ट करते हैं फार्मर्स को ऐप के माध्यम से, तो वो पूरा मशीनरी उसके साथ जुड़ के उसको कंटेन किया जाता है वो बीमारी को। तो फार्मर्स को डेफिनेटली इससे बहुत फायदा हो रहा है। बिल्कुल सर, जिस ऐप के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी थोड़ा इसके बारे में भी डिटेल बताएं। ये इसका इंटरफेस कितना यूज़र फ्रेंडली है और कितना रियल टाइम हमारे किसानों को इससे लाभ होता है? ये जो ऐप है ये निःशुल्क है, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप। और ये रिपोर्ट
डिजीज ऐप का नाम है रिपोर्ट फीस डिजीज ऐप करके। ये 3 साल पहले ही लॉन्च हुई थी और इसके माध्यम ये तो अभी 11 से 12 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अवेलेबल है फार्मर्स को, और ये फार्मर्स फ्रेंडली है और गूगल पे स्टोर से कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। और इसके लिए हमारे नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसके माध्यम से फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर फार्मर्स को इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो कृषि विज्ञान नियरेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र भी है या आपके स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिसर्स है ब्लॉक लेवल पे, उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। एक चीज़ और देखते हैं कि जो मत्स्य पालन का क्षेत्र है उसमें उतार चढ़ाव बहुत रहता है, मौसम पर भी निर्भर करता है और उस समय वहाँ की जलवायु क्या रही और क्लाइमेट चेंज का भी हम असर देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब हम पहले से सजग हैं, क्या समस्या आ सकती है उसके संकेत को समझने का प्रयास किया जाता है। इससे इस क्षेत्र में इस अस्थिरता में हम कितनी कामयाबी पाएंगे कि इसे ऑर्गेनाइज्ड और स्थिर सेक्टर बना सके। जी ऑर्गेनाइज पहले के मुकाबले अभी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर हो रहा है। ये तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये तो अनप्रिडिक्टेबल है, बीमारियाँ ट्रांसबाउंड्री बीमारियाँ आ रही है, इंटेंसिफिकेशन बढ़ रहा है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट किया जाए, अवेयर किया जाए और अलग अलग उसको साइंटिफिक एडवाइस दी जाए और स्टेट गवर्नमेंट को मशीनरी को भी मजबूत किया जाए तो जाके हम इसको ये बीमारी और फैलाव को रोकथाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं सर कि इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब डेटा आ रहा है, क्योंकि अगर किसान मछली पालक डिटेल्स डालेगा, बीमारी के बारे में बताएगा तो एक सरकार के पास एक डेटा भी आएगा। ये डेटा नीतियों को लेकर कितना महत्वपूर्ण है, इससे नीतियाँ बनाने में कितनी मदद मिलेगी? देखिए पहले तो हमारे पास 2013 के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जो सिनारियो था कंट्री वाइड क्या डिजीज़ पिक्चर है हमारे कंट्री में नहीं था। तो अभी ये सर्विलेंस के माध्यम से हमने बहुत सारी बीमारियों को डिटेक्ट कर लिया, सर्विलेंस प्रोग्राम और हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो अभी जो भी पॉलिसियाँ नीतियाँ बनेगी उसके लिए ये तो एक सॉलिड फाउंडेशन और बेस के रूप में जो नेशनल फिश ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्स के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको ये बहुत इंफॉर्मेशन का लाभ मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो अब सर क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो मैं चाहूँगी कि हमारे किसानों के लिए, मछली पालकों के लिए, जो भी व्यक्ति मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, क्योंकि योजना तभी कामयाब होती है जिसके लिए है वो योजना, उसकी भूमिका सहभागिता उतनी महत्वपूर्ण है। मछुआरों भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट फीस डिजीज ऐप जो बनाया है, जो निःशुल्क है, उसका लाभ उठाइए और कोई भी लक्षण आप मछली में या आपके जो भी आप जलीय जीवों का पालन कर रहे हैं या झींगा हो या ऑर्नामेंटल फिश हो, उसको आप रिपोर्ट करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी इसको रिपोर्ट कीजिए कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो। जी बिल्कुल। तो आज हमने बात की कि कैसे हमारे जो जलीय जीव हैं उनकी बीमारियों को पहले उनके संकेतों को समझ करके हमारी सरकार इस निगरानी कार्यक्रम को और मजबूत बना रही है, मछुआरों को नुकसान ना हो और जो कुल उत्पादन है उसमें जो वेस्टेज होती थी बीमारियों की वजह से उसमें कमी लाई जा सके, क्योंकि तभी हम लाभ की ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गुणवत्ता को भी और बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए निगरानी कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। हमें पूरी आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा वॉल पर, या फिर मैसेंजर के माध्यम से भी आप अपने सवाल या सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं। एक और आसान तरीका है सरकार आपके साथ कार्यक्रम का कॉल सेंटर। जी हाँ, ये नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल कर सकते हैं। अपने सवाल, अपने सुझाव इस पर रिकॉर्ड करवाएं जो कि हम तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी और योजना का पूरा सार लेकर आएँ तो इसके बारे में भी आप हमें अवश्य जानकारी दें। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके लिए QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें सरकार आपके साथ। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत। सरकार आपके साथ में अगले विषय के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मत्स्य पालन